चौथा एपिसोड है ये। रात से सुबह हो गई मुझे कंटेंट बनाते बनाते। कोशिश करूँगा इस पूरी सीरीज़ को भी ख़त्म कर दूँ 5 एपिसोड्स में प्रोबेबली, या 6। देखते हैं। एलएफजी की दुनिया, मैंने एक यूनिवर्स क्रिएट किया है। इसको मैं भी पूरी तरीके से विजुलाइज नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरी अभी तक की सबसे बड़ी स्ट्रगल थी मेरी साउंड। गाने तो मैंने हज़ारों बना लिए, पर पहली बार इस प्रोजेक्ट में मुझे वो साउंड मिली है जो मैं चाहता था। इसलिए मैंने आज तक कभी अपना कोई काम प्रोड्यूस नहीं किया। अगर प्रोड्यूस कर दिया तो प्रमोट तो बिल्कुल ही नहीं किया। पहली बार कोशिश कर रहा हूँ ये सब करने की, बिकॉज आई बिलीव कि फाइनली मैंने वो अचीव कर लिया जो मैं करना चाहता था। अब तो बस बात इतनी है कि इसको कितना आगे तक ले जा सकता हूँ। मैं जो चीज़ अचीव करना चाहता था वो चीज़ ये थी जो मैं यार बरक्स ख्वाब में लेकर आ रहा हूँ। जैसे उसके बाद के प्रोजेक्ट पे मैं भी काम कर रहा हूँ और अब वो और बेहतर हो रहा है। तो आई नो कि अब तो इट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस एंड जैसे अब वो जो सबसे मुश्किल दौर था वो निकल गया। अब मेरे पास वो अप्रोचेज़ हैं जो मेरे पास कभी थी नहीं। क्योंकि एलएफजी वक्त बनते वक्त मैंने सबसे पहली जो कसम खाई थी वो ये थी कि मैं किसी के जैसा नहीं करूँगा। मैं जब आया था ना ये सब करने, तो मैं बहुत अलग माइंडसेट में था, मैं ऐसा इंसान नहीं था। उस समय तक मेरा ट्रांजिशन समझना, मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बताया कि मैंने 16 साल में अपना करियर स्टार्ट किया। 5 साल में मैं ब्रिटिश अकेडमी का डायरेक्टर बन गया, फिर मैं यंगेस्ट ट्रेनर बन गया, फिर मैं यंगेस्ट मास्टर ट्रेनर बन गया। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैंने 70 से ज़्यादा कंपनीज़ में 100 से ज़्यादा कॉलेजेस में ट्रेनिंग दी है। मैंने लाखों लोगों को ट्रेनिंग की है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जब मैंने उसके बाद से मैं ये सारी चीज़ें करने लग गया, पर मैं जब इस चीज़ में आया था ना, तो मैं एक बहुत अलग माइंडसेट से आया था। मुझे लगा था मैं ऑलरेडी बोलने में इतना अच्छा हूँ, मुझे बीट के ऊपर बोलना है, कितना टाइम लगेगा? 6 महीने लगेंगे। और मैं आया और आते साथ ही मैं इस अप्रोच से कि इंदौर में मुझे सबसे अच्छा प्रोड्यूसर कौन मिलेगा, उसके पास गया, उससे बातचीत की, उसको बताया मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। मैंने लिरिक्स लिखे, मैं उसके पास पहुँच गया, हमने प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की। जैसे तैसे वो प्रोजेक्ट बन गया। देन आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, ये वो चीज़ नहीं जो मुझे करना है। मैं हाथों हाथ फिर बैठा, महीने के एंड में वापस गया, मैंने कुछ गाने बनाए। आई वाज लाइक ये हो गया मेरा काम। और एक बंदा था दरवेश करके, उस समय उससे बात होती थी, फीडबैक मैं लेता था तो उससे लेता था। मुझे अच्छा आर्टिस्ट लगता था। मैंने उसको वो गाना बनाकर भेजा, उसका फ़ोन आया, उसने पूछा ये गाना कहीं डाला तो नहीं? मैंने कहा नहीं। बोले डाल भी मत देना। इतना घटिया गाना मैंने आज तक नहीं सुना। अब मैं उसकी एज एन आर्टिस्ट इज़्ज़त करता था, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाया उसको। पर मुझे लगता है वो बात मुझे कुछ ज़्यादा ही बुरी लग गई। वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज तक गाने नहीं डाल पाया। और इसलिए एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब कोई एक आर्टिस्ट कुछ बनने की कोशिश करता है ना, तुम इस बात को समझो कि सालों लगेंगे। मत बताने की कोशिश करो उसे कि उसका काम अच्छा है या ख़राब है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बता सकते हो बता दो, नहीं बता सकते रहने दो। अप्रिशिएट कर दो उसके एफ़र्ट्स को और जाने दो यार।
खैर, उसने बोला भाई मैं सालों से रैप सुन रहा हूँ और रैप दूर दूर तक ऐसा नहीं होता। भगवान जाने ये क्या है, ये रैप तो नहीं है। मैं बोलना चाहता था उससे कि ब्रो ये रैप तो सही में भी नहीं है, क्योंकि मैंने सीख के नहीं किया, मैंने किसी रैपर को नहीं कंज्यूम किया, मैंने अपने तरीके से करने की कोशिश की है। बट एक दो बार उससे बातचीत की, उसने जिस तरीके से मुझे चुप कराया, मैंने उससे तो कुछ नहीं बोला। बट फ़ोन रखने के बाद आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं आज के बाद किसी से फ़ीडबैक नहीं लूँगा, खुद ही फिगर आउट करूँगा, जमेगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो ठीक है, पर अब मैं इस तरीके से किसी से फ़ीडबैक नहीं लूँगा। सोचिए मैं ट्रेनिंग करने गया था, मुझे पहली ट्रेनिंग में कोई बोल देता तुम तो ट्रेनर कभी बन ही नहीं सकते, तो कौन बन सकता है अपनी पहली ट्रेनिंग में ट्रेनर। पर वो तो मुझे एक अच्छे मेंटोर मिले, ही सपोर्टेड मी इन द जर्नी, मुझे सालों गलतियां करने का मौका मिला, तो मैं इवेंचुअली इतना अच्छा हो पाया। अगर मुझे वो सपोर्टिव माहौल नहीं मिला होता, मुझे वो मोटिवेट करने वाले सर नहीं मिले होते, इंस्पायर करने वाले सर नहीं मिले होते, तो आज इतना अच्छा ट्रेनर और स्पीकर बनने के लिए मैंने जो सेक्रीफाइसेस किए ये करने का मुझे मौका ही नहीं मिला होता। अब मुझे 5 साल हो गए हैं, मुझे यकीन है मैं जो कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, इससे मैं वो अचीव कर लूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। बट हु नोज़, बट डज़ इट रियली मैटर। मैं आर्ट इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे बनानी है, मैं वो गाने बनाना चाहता हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे पास 900 ऐसे गाने हैं जो मैंने बनाए तो सही, पर मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किए। बनाए तो 3,500 से ज़्यादा हैं, पर मैंने 900 से ज़्यादा गाने तो प्रोड्यूसर से जाके प्रोड्यूस कराए, मेरे लाखों रुपए लग गए, पर मैंने वो गाने कभी रिलीज़ नहीं किए, बिकॉज वो मेरा ट्रायल एंड एरर था, वो मेरा सीखना था, वो मेरा समझना था। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये वो बातें थी जो मैं सुनना चाहता था। मैं इनकी लिरिक्स से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। लाइक मुझे बहुत पहले इस बात का एहसास हो गया था कि आई एम गोइंग टू बी अ ग्रेट राइटर। बस मुझे अपना एक अंदाज़ ढूंढना था, मुझे अपनी एक शैली डेवलप करनी थी, मुझे अपना एक जॉनर बनाना था। जाने कैसी अजीब सी ज़िद थी ये, पर ये थी बस। जैसे मुझे फ़िलॉसफ़ी करनी थी, पर मैंने रैप करना चूज़ किया। मैं मानता हूँ दुनिया में सबसे पावरफुल मीडियम अपनी बात को कहने का रैप है। मैंने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए दुनिया का सबसे अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, और अब मैं लगा हुआ हूँ बीट के ऊपर सबसे अच्छा स्पीकर बनने के लिए। इसलिए मैं हमेशा से बीट पे बोलना सीखना चाहता था। 5 साल लग गए मुझे। पर मैंने भी बहुत दिमाग लगा कर स्ट्रैटेजी बनाई। दरवेश ने मुझे जो जो नेगेटिव फीडबैक दिए थे, वो सारे फीडबैक मैंने कागज़ के ऊपर लिखे, और मैंने अपने आप से बोला ये वो क्रिटिसिज्म है। कमियां तो तेरे काम में हज़ारों होंगी, ये वो कमियां हैं जिन पे तुझे 4x होना है, 5x होना है, 10x होना है बहनचोद। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को बॉदर कर रही हैं। मैंने अपने क्रिटिसिज्म के ऊपर फोकस किया क्योंकि ये लोगों को सबसे ज़्यादा चुभ रहा था। आई वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म, क्योंकि हर चीज़ जो तुम्हें पसंद आ रही है उसे टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट हमेशा एक्वायर होता है। जब भी मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो आज तक कभी हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए कान एक्वायर नहीं थे, और उसलिए वो चीज़ उन्हें ख़राब लगी। और उस समय मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि डाल दूँ। आज तो मैं कुछ भी डालने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। मैं तो देखिए ये बातें भी सोच रहा हूँ अब डाल ही दूँ इस बार। पर मज़े की बात समझना, मैंने आज तक ऐसे हज़ारों पीसेज ऑफ कंटेंट बनाए, बस डाले नहीं हैं। तो सी आई कैन लाइक, मैं एक पूरी की पूरी सीरीज़ लगभग 6 घंटे 7 घंटे की मैंने एक रात में रिकॉर्ड करके डाल दी। मतलब डाली नहीं है पर बना ली। ये इस बात का सबूत है कि मेरे सर मुझसे हमेशा एक बात बोलते थे कि मयंक, इट इज़ बेटर टू बी रेडी एंड नॉट टू हैव एन अपॉर्चुनिटी देन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट टू बी रेडी। बेहतर है कि आप तैयार हो और आपके पास मौके नहीं हो, बजाय इसके कि मौके आपके सामने खड़े हों और आप तैयार नहीं हो। मैं शायद बाहर ही इसलिए आया हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है मैं तैयार हूँ। जैसे अगर मुझे ये लिटरेचर फेस्टिवल्स को अप्रोच करने में दिक्कत नहीं आती तो शायद मैं ये कंटेंट नहीं बनाता। मैं चाहता हूँ कि मैं अब सही लोगों तक पहुँचूँ। जैसे आई वॉज लाइक, इनसे क्यों डिसअग्री करूँ, इनसे क्यों बहस करूँ, इनको क्यों बताऊँ कि ये लोग मेरे हिसाब से क्यों गलत है, मैं क्यों सही हूँ। मैं अपना काम करता हूँ।
बट अब जब मुझे इन लोगों से संवाद करना है तो दे वॉन्ट मी टू हैव अ प्रोफाइल, एंड इफ़ आई हैव टू डू इट आई विल। बट मैं यही तो चाहता था कि ये चीज़ें लोग ढूंढें एक दिन, ये मुझे आगे होकर बताने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैं अभी भी वो जो लिरिक्स हैं वो नहीं समझाने की कोशिश कर रहा। चौथा एपिसोड बना लिया, शायद अलग से मैं ब्रेक डाउन करूँगा लिरिक्स के, अगर थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिला या लोगों ने जानने की इच्छा व्यक्त की। पर सी, अगर मुझे चीज़ों को सीधे सीधे कह देना होता, मुझे उनकी मीनिंग बता देने होते, वो बातें मुझे समझानी होती, तो फिर मैं उन्हें आर्ट के थ्रू क्यों एक्सप्रेस करता। मुझे उन चीज़ों को हिडन रखना था ना, मुझे उन बातों को मिस्टिफाई करना था, मुझे उन बातों को बस कहने देना था। कहना तो सबसे आसान काम है ना, और उसी में तो महारत हासिल कर ली है, अब वो आसान हो गया है। मैं बनाता था एज मयंक गुप्ता बहुत सारा मोटिवेशनल कंटेंट एंड ट्रेनिंग कंटेंट। वो कितना मैकेनिकल है, जैसे मुझे पता है मुझे ये बोलना है, मुझे पता है ऐसे कहना है, मुझे पता है ये बातें करनी, कर दूंगा। पर इससे क्या होगा? मेरा हर गाना मेरे लिए एक यूनिक जर्नी होती है, क्योंकि मैं हमेशा वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया होता। मैं हर बार एक नई बीट ढूंढता हूँ, उस पर कुछ नए तरीके से मैं पॉकेट्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हो जाती हूँ, क्योंकि हज़ारों की है मैंने। सब कॉन्शियस लेवल पर, अनकॉन्शियस लेवल पर हो जाता होगा वो, पर मैं कॉन्शियसली कभी भी अपना काम रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं करता। अब क्योंकि मैं वही इंसान हूँ और मैं अपने आप से झूठ भी नहीं बोलता, तो मैं कोई बात कूल लगने के लिए या बेहतरीन होने के लिए वैसे भी नहीं कहता। मैं कहता ही वो बातें हूँ दैट आई रियली मीन। मैं गाली बकता हूँ, मैं गाली सुनता हूँ, मैंने बचपन से गाली खाई है। गाली मेरे लिए वो नहीं है जो किसी सभ्य व्यक्ति के लिए होगी, ना सभ्य व्यक्ति के लिए मेरा काम है। तो अब मैं क्यों इसे किसी और के हिसाब से बनाने के चक्कर में, या फेमस होने के चक्कर में, पॉपुलर करने के चक्कर में, मेन स्ट्रीम करने के चक्कर में अपने होने से कॉम्प्रोमाइज़ करूं? जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनर होकर भी तो मैं यही कर रहा था। मैं सक्सेस की दुनिया से आर्ट की दुनिया में आया इसलिए कि इट शुड नॉट बी अबाउट सक्सेस, बट मैंने यहाँ पर भी क्या देखा? पीपल आर चेजिंग कमर्शियल साउंड, पीपल आर लाइक, मुझसे बात करनी है लिटरेचर फेस्टिवल में क्योंकि आई हैव थिंग्स टू से, मैं अपना काम भेज सकता हूँ। जैसे उन्होंने मुझसे मेरा काम नहीं मांगा, उन्होंने ये नहीं बोला मुझसे कि अच्छा आप अपना काम सुनाओ, अच्छा आप क्यों बात करना चाहते हो। उन्होंने बोला आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कितने हैं। मुझे दुख हुआ। मैंने, यार ये जर्नी तो हमने शुरू ही नहीं की जीना। जैसे प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं पर कभी क्रिएट करने का नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये सभी रेलेवेंट है मेरे लिए। बट फिर तो मैं भी इरेलीवेंट हो जाऊंगा, और मैं इरेलीवेंट हो जाऊं, पर इरेलीवेंट इसलिए हो जाऊं क्योंकि सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं थी। एक आर्टिस्ट के लिए कितनी दुख की बात है ना, जैसे वो करने के लिए जो हम करना चाहते हैं, हमें कितना कुछ और करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते थे। मैं 5 साल लिख रहा था, मुझे कितना अच्छा लगता था, रोज़ रात में लिखता था। आज लिख पाया क्या? आज मुझे कंटेंट बनाना था तो आज मैं नहीं लिख पाया। एक गाना अगर मैंने 50 बार अटेम्प्ट किया होता, 50 बार रिकॉर्ड किया होता, और अभी तक इस तरीके से गाने डाले होते, तो भले 30-40 गाने होते पर वो चल जाते, उन पे मैं प्रमोशन करता, टाइम लगाता। पर सी, वही तो बात है, करियर आ गया। अब मुझे मेक श्योर करना है कि मेरे गाने में साउंड अच्छी हो, उसका प्रमोशन अच्छा हो, उसकी रील्स बने। मैं इतने गाने इसलिए थोड़ी लिख पाया, मैं अपनी एक पूरी दुनिया इसलिए थोड़ी बना पाया, मैंने अपना साहित्य इसलिए थोड़ी लिख दिया, मैंने अपनी फ़िलॉसफी इसलिए थोड़ी बना दी। अगर मैं वो चीज़ें अचीव कर रहा होता तो मेरे पास वो होता, पर मुझे ये अचीव करना था। अब अगर मैं ये प्रमोट करने लग जाऊंगा तो मैं जो और अचीव कर सकता था मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। ट्रेनिंग में भी मुझे बीच बीच में गैप्स लेने पड़ते थे ताकि मैं अपने आप को अपडेट कर सकूं। मैं अपने आप को जाकर सर्टिफाई करता था, मैं और नई चीज़ें सीखता था। क्यों? क्योंकि मुझे अपग्रेड करना ज़रूरी था। पर मैं एलिवजी तो इसलिए बना था ना कि मैं अपने मन की बातें कर पाऊँ, उस तरीके से कर पाऊँ जिस तरीके से करना चाहता हूँ। एक पूरी दुनिया बना दी बहन जो। और करता क्या हूँ? रैप करता हूँ, तो रैप थोड़ी करता हूँ उसमें। पर जैसे ही लोग उसे रैप से एसोसिएट करते हैं, उनके दिमाग में वो बातें आ जाती हैं जो वो रैप के बारे में अभी तक सोचते आ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि रैप के बारे में कोई अच्छी बात नहीं सोच रहा, साहित्यकारों में, मुशायरों में,
जैसे मैंने कुछ शायरों को अपना काम भेजने की कोशिश की, मैंने उनसे बोला सर रैप करता हूँ, बोले आप हमसे संवाद मत करें। मैंने अच्छा, जैसे सुन के बोल दो, समझ के बोल दो, मुंह पे मना कर दिया। ज़बरदस्ती कोई बात मनवानी होती तो बैठ के करवा लेते, पर जब मन ही नहीं है तो क्या करें। जैसे मैं भी तो दुनिया से इसलिए कट गया। मेरा काम तुम्हें पसंद आए ये मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए थोड़ी काम करूँगा कि ये तुम्हें पसंद आए। मैं गाने अपने लिए बनाना चाहता हूँ, बाद में तो ये सब के गाने हैं, पर मुझे वो फीडबैक, वो क्रिटिसिज्म, वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो टेक्निकलिटीज़ नहीं डालनी ना। आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। और मैं ये जब जब समझाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को लगता है मैं डिफेंसिव हो रहा हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी, लेट मी अटेम्प्ट। मैं अगर इसमें अपनी पूरी लाइफ टाइम दे दूँगा तो ये मेरे लाइफ की एंड तक कुछ ऐसा बन जाएगा जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। मैं वो शायर हूँ जो शायरी को बाहर से फ्री कर देगा। मैं वो शायर हूँ जो रदीफ़ और काफ़ियों को साउंड से निकालेगा। पर क्या मैं समझा जाऊँगा? आपको समझ में आ रहा है हम एक बीट में कितनी पॉकेट्स ढूंढ सकते हैं, हम उसमें कितने अलग अलग मीटर बना सकते हैं। अब हमें किसी 17 मीटर, 36 मीटर्स, 50 मीटर, 60 मीटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा एक एल्बम हमारा दीवान बन सकता है। अब हमारी किताब सोशल मीडिया पर आ सकती है, और उस तरीके से कि आदमी सुन ले उसको 3 मिनट में, 10 मिनट में हम पूरी किताब समझा सकते हैं और उसे लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने शेर कब तक कराउजल की तरह पोस्ट करते रहेंगे? हम कब तक मुशायरों पे जाकर एक एक शेर को 2-2 बार, 3-3 बार खींच कर पढ़ेंगे? हमारा पंच क्यों नहीं आता? हमारे लहजे से हमारी साउंड क्यों नहीं समझ में आती? कितने शायर फ्लैट चले जाते, कितने अच्छे अच्छे शेर थे, पर वो मुशायरे में जाकर कमाल ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदाज़े बयान पर फोकस ही नहीं किया, कोई लहजा ही नहीं है। अरे जिस शायर को कॉपी नहीं किया जा सकता वो शायर कभी फेमस नहीं हो सकता। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? ये बात आज तक कोई क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा? तुम्हारा अंदाज़ कहाँ है? तुम्हारा लहजा कहाँ है? तुम्हारी फिनेस कहाँ है? तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग कहाँ है? तो अब जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मेरा ये कहना है कि शायरी के पैरामीटर्स होना अच्छी बात है, पर जिस वजह से तुम अपना काम किसी और के सामने पेश करो तो तुम कुछ अंतर ना रख पाओ। अगर दो शेर दो अलग अलग शायरों ने परफेक्ट लिखे हैं ग्रामर के हिसाब से, इट विल बी रियली हार्ड टू डिफरेंशिएट। इसलिए महान से महान शायरों ने भी जब 10,000 शेर लिख दिए तो उनके 10-12 शेर वैसे बन पाए। तुम ये हर गाने में कर सकते हो, तुम्हारे हर गाने में 4 बार हो सकते हैं, कतों की तरह तुम इन्हें देख सकते हो। जैसे देर इज़ सो मच टू लर्न एंड डेवलप। तहज़ीब हाफ़ी का एक गाना है, जैसे वो तहज़ीब हाफ़ी का गाना तो क्या है, पर वो काइंड ऑफ कोलैबोरेशन है बिटवीन अ रैपर, अ सिंगर और तहज़ीब हाफ़ी। इसने लिरिक्स लिखे हैं, उसने गाना गाया है। अब उसमें तहज़ीब हाफ़ी जब डिलीवर कर रहा है तो उसको तो मज़ा आ रहा है, जो तहज़ीब हाफ़ी का अंदाज़ जानता है और उसके लिए एक्वायर्ड है। जैसे मैंने वो गाना सुना, मुझे मज़ा आया। मैंने रैप में अपने दोस्तों को सुनाया, उन्होंने बोला ये क्या नर्सरी राइमिंग हो रही है, इसमें कोई एनर्जी कहाँ है? जैसे ये कैसे मरकर बोल रहे? मरकर नहीं बोल रहे, वो एक्वायर टेस्ट है, वो सालों से आया है,
वो जैसे जिसको वो तरीके से कंज्यूम करने की आदत नहीं है वो कभी तुम्हारे साथ रेजोनेट नहीं करेगा, और इसीलिए कोई तरीका नहीं होगा आगे इस लेगेसी को कंटिन्यू करने का। जैसे तुम बचाते रह जाओगे पर बचाओगे उसी चीज़ को ना जो ख़त्म हो रहा है। और डीएचएच आने वाले टाइम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन रही है तो जाकर कमर्शलाइज करो, पैसा कमाओ, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली अगेंस्ट व्हाट टेलीविजी इज़। मैं ये बता रहा हूँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री का मतलब है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा सुनते हैं। जैसे मैं करना फिलॉसफी चाहता हूँ पर मैं इसे रैप पे करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों तक एटलीस्ट पहुँच पाऊँ। जैसे या तो मैं पहुँचना ही नहीं चाहूँ तो मैंने कर ली शायरी, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, ये डले या ना डले। पर अगर ये डल रहा है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो कंजम्पशन का तरीका है वो वक्त के साथ बदल रहा है, और हम शायरों को भी बदलने की ज़रूरत है। हम कितने मोनोटोनस, कितने फ्लैट, कितने गंदे साउंड करते हैं। मैं जब रैप करने आया था तो मैं बता नहीं सकता मेरे पास कितना हॉरिबल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जिसके सामने अपना इनिशियल काम पेश किया उसने बोला ये क्या है। क्यों? क्योंकि वो नर्सरी राइमिंग है, यस, पर वही वही रेखता का परफेक्शन है। जैसे मैं बोलता हूँ इस बात को कि मुझे रैप करने के लिए अपनी शायरी के दांत तोड़ने पड़े, मुझे भद्दा करना पड़ा। तो क्योंकि कई बार जब आप लोग रदीफ काफ़ी देखोगे तो आप बोलोगे ज़बरदस्ती क्या मिलाया, मैंने ज़बरदस्ती नहीं मिलाया है। दिस इज़ द क्रिएटिव फ्रीडम, क्योंकि तभी हम अपने वो थॉट्स इनकलकेट कर पाएंगे, वरना वही हर बार 4 5 6 7 ऑप्शन बचेंगे। जैसे शायरी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपका लिसनर आपके थॉट्स को प्रेडिक्ट कर दे, इट्स लाइक वाह क्या लिख दिया है, आपको पता है वो क्या बोलेगा, क्योंकि वही 3 4 वर्ड होंगे, वो ख्वाब होगा, ज़ात होगा, जो भी होगा, हालात होगा। पर आप सोच नहीं सकते एक रैपर अगली लाइन में क्या बात करेगा, और वो अनप्रडिक्टेबिलिटी उसको इतना बेहतरीन बनाती है। वो भी एक्वायर्ड चीज़ है। जैसे मैं जब भी किसी शायर को ज़बरदस्ती बैठकर रैप सुनाया, दे लाइक ये क्या कर रहे हैं, मैंने तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये वाइब तुम्हें समझ में आ रही है। मैंने बेला सुनाया, मैंने कृष्णा सुनाया, मैंने जेट्रिक सुनाया, मैंने सुनाए वो लोग जो जो वाइब लेकर आते हैं अपनी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ शायरों को नहीं समझ में आया। जब मैं रैपरों के पास बेहतरीन शायरी लेकर गया तो उन्हें वो नर्सरी राइमिंग लगी, और यही कॉन्ट्रडिक्शन आपके सामने बैठा है। अब मैं शायरी करना चाहता हूँ पर नर्सरी राइमिंग नहीं, अब मैं रैप करना चाहता हूँ पर शायरी की तरह। मुझे वो शायरों का एटीट्यूड नहीं जमता जो रैपर्स में। लाइक आप कभी रैपर, अरे यार क्या क्या परसोना लेकर चलते हैं ये लोग, क्या लाइक आई डोंट गिव अ फक एटीट्यूड है इनका। शायर जीते हैं उसी चीज़ को, पर जाने क्या बन जाते हैं कैमरे के सामने। हमें पता है तुम ऐसे नहीं हो रियल लाइफ में यार, कम ऑन, ऐसे नहीं होता इंसान। रैपर्स को देखो, ओए लाइक स्वैग है एक, वो नहीं समझेंगे पुराने लोग, पर नए लोगों को आएगा समझ में, और इन लोगों ने सिखाया होगा आने वाली जनरेशन्स को। पर शायरों के पास वो डेप्थ है यार, वो उन लिमिटिंग बिलीफ से ओवरकम ही नहीं करना चाह रहे। वो उसे कल्चर और हेरिटेज के नाम पर जाने क्या वही पुरानी बातों को कंटिन्यू कर रहे हैं। 1000 साल की लेगेसी है, और आज भी वैसे शेर लिखे जा रहे हैं जैसे 500 साल पहले लिखे जाते थे। क्यों? क्या कंटिन्यू कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? जैसे तुम्हारी ग्रामर तो समझ में आ गई, ऐसे कौन लिखता है? चरबा कर रहे हो, किसी और का खा के थूक रहे हो, वही सेम बातें रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। जिद्दत कहाँ है? और जिसे तुम कहते हो जिद्दत है, ठीक है, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, वरना कोई नहीं समझ रहा। उधर भी यही हो रहा है, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, वो अंडरग्राउंड में चल रहे हैं, पर उन लोगों के कल्ट है, फैन है गंदे वाले। आज कंटेम्प्रेरी में 4 5 टॉप के शायरों को छोड़ दें तो किसका कल्ट है? रैपर्स में जिनके 500 फॉलोअर्स हैं उनका भी एक कल्ट है।
उनके भी 15 ऐसे फैंस हैं जो एक गज़ल लिख देते हैं, उसे फेसबुक पर किसी कैप्शन की तरह डाल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ देते हैं, हो गया। मेरे सर मुझसे कहते थे कि मयंक सर, आप ब्रिटिश एकेडमी में तो काम कर रहे हो, ब्रिटिश एकेडमी पे काम क्यों नहीं कर रहे? मैंने सर मतलब, बोले आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेनर बन के पढ़ा रहे हो उसमें, पर किसी को पता भी है? आप ये कहते हो आपकी शायरी अलग है, शायरी अलग है, तो कहाँ है वो? जी वो लिख के वहाँ डाली हुई है, अच्छा कितने लोगों ने देखी, जैसे समझ रहे हो हर बात मेरे कॉन्ट्रडिक्शन में। पर मैं बोल रहा हूँ आई आई नो कि मैं इस काम को प्रमोट करूँगा तो ये काम दिखेगा, और शायद इसलिए कर भी रहा हूँ। बट आइडिया व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि तुमने तो कुछ अलग भी नहीं किया ना, वो ग्रिप आ गई, अब वो रूल्स कहाँ तोड़े? जैसे हर इंडस्ट्री में, हर स्पोर्ट्स में, हर हर मूवीज़ में, हर हर क्रिएटिव फील्ड में लोग रूल्स में माहिर होते हैं ताकि बाद में उन रूल्स को तोड़ सकें। शायरी में वो रूल्स में आदमी और माहिर होता चला जाता है, फिर और माहिर होता चला जाता है, फिर और माहिर होता चला जाता है, बारीकियों पे बारीकियों पे बारीकियों पे बारीकियाँ। ठीक है, समझ में आता है जो टॉप पर हैं वो कर रहे हैं, उन्हें आ रहा होगा मज़ा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 19-20 साल के लड़के जो शायरी कर रहे हैं, तुम्हारी शायरी का एक्स फैक्टर क्या है? क्या है ऐसा जो आज से 50 साल बाद रेलेवेंट होगा? क्या है ऐसा जो तुम नहीं करते तो कोई और नहीं करता? क्या है ऐसा जो अगर तुमने छोड़ा नहीं तो फिर वो आएगा ही नहीं? क्या है ऐसा जो तुम बनाओगे अगर कोई तुम्हें देख ना रहा हो? क्या लिखोगे ऐसा अगर वो किसी दाद का मोहताज ना हो? दैट्स वेयर एलिवजी इज कमिंग फ्रॉम। तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे अपना काम करने के बाद मैं उस काम के बारे में इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काम करते वक्त मैंने कोई फालतू की बात नहीं की। मैंने हर वो चीज़ करने की कोशिश की सिर्फ जो मैं करना चाहता था, और अब मुझे लगता है आई हैव क्रिएटेड समथिंग जिसको मैं चाहता हूँ तुम उतनी गहराई से समझो। जैसे जिस यूनिवर्स को बिल्ड करने के लिए, जो एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए मुझे 7 घंटे का एक पॉडकास्ट बनाना पड़ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या डेप्थ होगी उसमें? अभी मैंने अपना फ़िलोसॉफ़िकल एंगल टच नहीं किया, अभी मैं अपने लिरिक्स के ब्रेकडाउन पर नहीं आ रहा, अभी मैं अपने यूनिवर्स को उस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। तब मेरे पास इतनी बातें करने के लिए, तब मैं बात करना चाहता हूँ उस ऑब्सेशन पर जिसने मुझे 5 साल एक कमरे के अंदर रखा। आई क्रिएटेड बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं कुछ भी और कर सकता था, बट हर रात मैंने अपने आप को लिखते हुए देखा। मैंने बताया भी था शायद लास्ट टाइम, वो बात करते करते इधर उधर चली गई। मैं 2016 की बात है, मैंने अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बनाया था कि अगर मैं ये ज़िंदगी नहीं जी रहा होता तो मैं क्या करता। मैंने उसमें मूड बोर्ड बनाया, मैंने उन फिलोसोफर्स, उन शायरों को उसमें रखा जिनसे मैं प्रभावित था, एंड मैं फैसिनेट होता था उस लाइफ से। तो फैसिनेट तो बहुत सारे लोग होकर आर्ट क्रिएट करना चालू करते हैं, बट उस समय मैं नहीं कर पाया क्योंकि आई वॉन्टेड टू हैव दैट एक्स फैक्टर। मतलब मैं जब एब्सर्डिज्म पढ़ता हूँ, मैं जब एग्जिस्टेंशलिज्म पढ़ता हूँ, मैं जब निहिलिज्म पढ़ता हूँ, मैं जब कामुस को, सात्रे को, काफका को पढ़ता हूँ, मैं जब पसोआ पढ़ता हूँ, मैं जब जॉन एलिया पढ़ता हूँ, तो मुझे एक एक अलग सा एक सेंस ऑफ अंडरस्टूड महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है मुझे समझ के लिखा जा रहा है। अब ये बात कित्तों से रेजोनेट करती है दुनिया में, कित्तों से नहीं करती इस बारे में नहीं है, पर इस वजह से ये लोग मेरे लिए महान हो गए। अब या तो मैं इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसे चेज़ कर सकता था, या मैं अपनी ऑथेंटिसिटी, अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस ढूंढ सकता था।
मेरी फ़िलॉसफ़ी ऑब्जर्वेटिज़म में मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं में बंधा है। वो सीमाएं जैविक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं, शारीरिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, ऐतिहासिक हो सकती हैं। और इसी वजह से हमारे पास फ्री विल जैसा कुछ नहीं है। हम एब्सोल्युटली फ्री विल्ड नहीं है। हम हमेशा जो भी चॉइसेस को ये सोच कर लेते हैं कि ये मेरी चॉइस है, वो एक्चुअली हमारी 4 5 6 7 8 अवेलेबल चॉइसेस में से एक होती है। जैसे जब मैं इस पॉडकास्ट को अपने वाइब पर, अपनी एनर्जी पर इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, तो मैंने एक टैब खोला और मैं बैठ गया बनाने। मैं एडिटिंग वगैरह ये सारी बातें मैं कैसे बैठने, जैसे मैं तो बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो सब पता है। मुझे तो पता है, जैसे जावेद अख्तर कहते हैं कि तुम्हारे पास वो कैब की कमी है तो तुम गाली देते हो। मैंने अच्छा, ये हमारी गाली भी वो कैब है, या हमने गालियों को भी समझा। जब मैं किसी को गंडमरा कह रहा हूँ, और जब मैं किसी से कह रहा हूँ मैं तेरी गांड मार दूंगा, और जब मैं ये बोलूँगा मेरी गांड मरी पड़ी है, तो क्या ये तीनों सेम बातें हैं? और ईमानदारी से बताओ, क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा इन तीनों बातों का मतलब क्या है? तो हम कैसी बात कर रहे हैं? जैसे गालियाँ इन लोगों के कल्चर में डेवलप नहीं हुई तो इन्हें नहीं पता ये वो क्या है। हमें तो पता है कब जीवन की माचुदी पड़ी रहती है। हमें तो पता रहता है हम कब आग मुक्त कर आ गए। हमें तो पता है हमने किसकी गांड मार ली, हमें तो पता है हमने किसकी ले ली, हमें तो पता है कौन चूतिया है कौन नहीं है। हमें कैसे पता? हमें कैसे पता है कि चूतिया बना रहा है कोई किसी को या कोई चूतिया है? हम कैसे किसी को चूतिया की कैटेगरी में ले आते हैं? हम कैसे किसी को बोल देते हैं यार उसकी वहाँ छोड़ दूंगा, या ये बोल देते कि यार हाँ छूट गई जीवन की। और क्या कोई सेंस नहीं इन बातों का? तो हम किससे झूठ बोल रहे हैं? हम किस दिन का वेट कर रहे हैं? जैसे मैं आज नहीं लाऊंगा तो कल कोई गालियों को ले आएगा। हनी सिंह ने गालियां दे दी, उसने ये बता दिया कि गालियां भी दे सकते हैं गानों में। मैं बता रहा हूँ कैसे देनी है। मैं बता रहा हूँ देखो, सिर्फ इसलिए मत दे दो कि गाली देना आती है। मैंने गालियों के साथ वर्ड प्ले किया, मैंने गालियों के साथ राइम स्कीम्स बनाई है, मैंने गालियों को वो कैप की जगह पर लगाया। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने एक सेंटेंस में कूल बनने के लिए गाली बक दी। मैं गालियों को साहित्य में ले आऊँगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता दुनिया क्या सोचती है। मेरा एक ट्रैक है, तूने छाँव से निकाली हुई है धूप, तेरा देख सके दुनिया असली रूप, तुझ में जहर जो भरा हुआ है थूक, तो इस माइक पे सारे गामा पाकी माँ की चूत। अब क्या मतलब है इस बात का? नहीं पता। क्या मैं ही बोल रहा हूँ सारे गामा पाकी माँ की चूत क्योंकि ए, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं आता ना बेटा, कोई बात नहीं, ये सब माँ चुदा है। तेरे अंदर जहर भरा हुआ है और तू वो थूक। ये मत सोच के तुझे आता है नहीं आता, आ जाएगा। ये सब माँ चुदा है। ये सब वो चीज़ें हैं जो आ गई तो ठीक है। जैसे हाँ, अगर हम सिंगर होते और हम ये बात करते तो हम पे लानत होती, पर हम यही तो बता रहे हैं, हम तो सीखना चाहते थे ना, हम नहीं सीख पाए, हमें हालातों ने नहीं सीखने दिया। पर हालातों ने हमारे अंदर जहर भरा है ना, तो उसके बाद फूल थोड़ी झड़ेंगे मुंह से। फ्रस्ट्रेट हूँ ना इस बात पर, यूँ थोड़ी करना नहीं चाहता था, नहीं कर पाया। फिर मैं लिखता हूँ कि लंड खड़ा हुआ है खराब देखता हूँ, कोई गंडमरा बोले तो शराब देखता हूँ। वो एक जावेद अख्तर गालियाँ खराब देखते हैं और मैं गालियों में टूटे हुए ख्वाब देखता हूँ। डूब जाता हूँ खुद में तालाब देखता हूँ, मेरे आंख में न लगे पीकर आप देखता हूँ, साला राग बन गया हूँ जलती आग देखता हूँ, लफ्जी क्या करते हो पेशे से मैं ख्वाब देखता हूँ। रात में जब सोता हूँ तो नींद मौत साथ रे, मैं एलिफ जी हूँ रैप का हूँ जीन पॉल साथ रे, समझ ही नहीं आ रहा क्या है लिख रहा हूँ भोसड़ी के, चौथा क्यों लगा रहा है जब 3 कॉल काट रहे। सड़े हुए फल मिले हैं पक करके मुझे, मेरी ज़िंदगी ने छोड़ दिया फक करके मुझे, ढक कर रखा हुआ एक ढक्कन ने मुझे, एलिफ जी बैठे बैठे मज़े आ रहे चक करके मुझे।
लाश को बहाना खुद की मरघट पे, मुझे मेरी माँ की गाली बक रहे हैं परकट के मुझे। एक खुशी पे मिले गम 5500, मुझे खुदा को चूतिया बनाने का शौक बचपन से मुझे। देख लिए दुनिया इसमें भरे हैं कम ज़र्फ, घुटता है दम इसमें रहकर मरे हैं हर वक्त। कटाऊँ ज़माने से ये करे संपर्क, आप मेरा एक गाना बताओ जिसमें करें कम तर्क। आखिरी चिराग कुल का खानदानी नहीं, मुझ पे थूकते हैं पापा पर मैं पानदानी नहीं, मेरी बात बिना सुने पूरी काट डाली गई, मेरा ईगो है फ्रजाइल बरती सावधानी नहीं। तलहा एलिफ जिसे बोले तेरी साउंड आ रही नहीं, मैंने गमों की नुमाइश की दुकानदारी नहीं, साला फूकता हूँ जैसे अपनी जान प्यारी नहीं है मुझे, मेरे ही बारे में कोई जानकारी नहीं। मूंग फले छिलके में बादाम के बैठा, बीज लेके नीम के बागाम के बैठा, बोंग दे के बहुत जैसे काम पे बैठा है, लफ्जी नशा करने दुश्मन खुद को मान के बैठा। पालना है पोसना नहीं जंकी बनाना है, ने स्कूल क्यों भेजा है बच्चा मंकी बनाना है, मुझसे मिलने आना व्यथा अपने मन की बताना है, अपनी आंख बंद कर पेंटिंग है जंकी बनाना है। फेफड़ों से पिगमेंट काले रंग की बनाना है, उसे प्यार नहीं मिला है उसे लड़की भगाना है, पूछा आंखों को क्यों फोड़ लिया अंधी बनाना है, बोला ऑटोबायोग्राफी ऐसे सन की बनाना है। बस इसी की शानो शौकत बस इसी का गम, जिंदगी भर पालते क्या हर किसी का गम। इस दुनिया में फिर कोई सुसाइड ही नहीं करता अगर बहल जाता हर किसी से हर किसी का गम। बाज की नज़रों से खुद को साफ देखता हूँ, अब मैं खुद का पतन होते हुए साफ देखता हूँ। बात करने का तरीका बात से पहले आता है, खत पढ़ने से पहले मैं लिहाफ देखता हूँ। आओ देखता हूँ और ना ताओ देखता हूँ, जब भी आईने में मैं सीने के घाव देखता हूँ। पानी में मैं खुद ही का बहाव देखता हूँ, अपने रेखता से पाकी जारी जहाव देखता हूँ। घर में जो होता है वो झगड़ा बनाना है, केवल गाना नहीं बनाना गाना तगड़ा बनाना है। यहाँ एक भी प्रोड्यूसर मेरा विजन ही नहीं समझा, मैंने रेशम के कीड़ों से कहा कपड़ा बनाना है। मेरे मुंह में छाए छानू मेरे कब का पता ना है, मुझे गमों का पता है मेरे रब का पता ना है, लफ्जी देव की माँ घोड़ी मुझे कब से बनानी है, बता कोलकाता जाने का प्लान कब का बनाना है। लन खड़ा हुआ है खराब देखता हूँ, कोई गंडमरा बोले तो शराब देखता हूँ, वो एक जावेद अख्तर गालियाँ हराम देखते हैं और मैं गालियों में टूटे हुए ख्वाब देखता हूँ। डूब जाता हूँ खुद में तालाब देखता हूँ, मेरे आंख में न लगे पीकर आप देखता हूँ, साला राग बन गया हूँ जलती आग देखता हूँ, लफ्जी क्या करते हो पेशे से मैं ख्वाब देखता हूँ। इस गाने का भी नाम ख्वाब है। ये वो गाना है जिसमें मुझे चौथी बार ऐसा लगा है मेरी साउंड आ गई। साला ऐसी लूप में फंसा हुआ हूँ कि हर बार मेरा टेस्ट यहाँ रहता है और मेरी स्किल्स यहाँ। जैसे जैसे मैं स्किल्स को यहाँ लाता हूँ मेरा टेस्ट और यहाँ बढ़ जाता है, और मैं कभी अपनी साउंड से ही सेटिस्फाइड नहीं होता। मैंने 3,500 गाने बना लिए, पर पहली बार मुझे ये गाना बनाकर ऐसा महसूस हुआ कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। और देखिए मैं बातें भी क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी भी लिरिक्स में जाना नहीं चाहता डिटेल में क्योंकि घंटों लग जाएंगे। लन खड़ा हुआ है खराब देखता हूँ, कोई गंड मरा बोले तो शराब देखता हूँ, वो एक जावेद अख्तर गालियाँ हराम देखते हैं और मैं गालियों में टूटे हुए ख्वाब देखता हूँ। वो एक जावेद अख्तर गालियाँ हराम देखते हैं मुझे, जैसे एक तो मुझे पता है वो क्यों बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। मैं भी जब तक सिर्फ एक कॉर्पोरेट ट्रेनर था और मैं दुनिया के सामने उस तरीके से रहता था, मैं भी कभी इस तरीके से नहीं बोला। बट यही तो वो शैडो है मेरी, यही तो वो बातें जो मैंने सप्रेस कर दी अपने अंदर, जो मेरे अंदर घुटी हुई थी। परफेक्ट बनने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में मैं अपने अंदर कितना कुछ दबा के बैठा हुआ था। क्या वो चीज़ें मैंने महसूस नहीं की थी? क्या मैं अच्छी अच्छी बातें ही करता रहता? क्या मैं सबको मोटिवेट ही करता रहता? क्या मैं सबको वाह वाह ही करता रहता? मेरे भी तो ओपिनियन थे जो मैं इसलिए किसी से कह ही नहीं पाया क्योंकि उन्हें हर्ट हो जाएगा, और मुझसे जो व्यक्ति जो चाहता था वो कहकर निकल जाता था। वो एक जावेद अख्तर गालियाँ हराम देखते हैं और मैं गालियों में टूटे हुए ख्वाब देखता हूँ। और इसका मैं एग्जाम्पल अपनी लास्ट वाली बात में करके बता रहा हूँ कि मेरे मुंह में चाय छानो मेरे कब का पता ना है, मुझे गमों का पता है मेरे रब का पता ना है, लफ्जी देब की माँ घोड़ी मुझे कब से बनानी है, बता कोलकाता जाने का प्लान कब का बनाना है। ये वो चीज़ है जो मैंने रैप से सीखी। ये लोग अपनी पर्सनल बातों को ऐसे लेकर आते हैं जिसके पीछे एक स्टोरी होती है, ये शॉट लेते हैं किसी पर, ये डिस करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी आने वाले टाइम में करूँगा। ये भोसड़ी का वो प्रोड्यूसर है जिसने मेरे साथ स्कैम किया, मुझे एल्बम बनवाने का बोलकर, और मेरे से पैसे ठग के भग गया, अब मेरे फ़ोन नहीं उठाता। कोलकाता जाके इसकी माँ चोद दूंगा भोसड़ी के की। अब इस बात का भी एक सेंस है और उसी बात को मैंने यहाँ बोला है कि लफ्जी देव की माँ घोड़ी मुझे कब से बनानी है। जैसे ये पॉडकास्ट भी डलेगा ना तो देव तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, एक दिन तू लग गया ना हाथ तेरी माँ चोद दूंगा, अगर एनर्जी नहीं है मुझ में तेरे पास आने की तो गांडू। छोड़ो खैर, आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि ये वो कैसे हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया। हमने कुछ ही बातें करी शायरी में, शायरी की लेगेसी हज़ारों सालों की है, मतलब हज़ारों तो नहीं पर हाँ लगभग 1,000 साल की है। और वही जो बातें 500 साल पहले 200 साल पहले होती थी वही आज भी हो रही हैं। कुछ बातें आगे मूव करी हैं, पाकिस्तान के कुछ शायरों ने तो कान फाड़ दी,
मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हो ही नहीं रहा, मुझे भी नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, बट आइडिया इज़ क्या आ रहा है ये मेन स्ट्रीम में। मैं वो सब नहीं लाना चाहता था। मैं लाना चाहता था एक ऐसी साउंड जो मैं शायरों को फ्लेक्स करके दिखाऊं और ये बोलूं कि बहन चोद दम है तो ये करके दिखाओ। जैसे विद नो डिसरिस्पेक्ट और समथिंग, इट्स लाइक मोर लाइक अ चैलेंज कि यार देखो ये करते हैं। जैसे इसमें कंपटीशन दो आके, ये एक नई चीज़ है जो हम शुरू कर सकते हैं। मैं नहीं आ रहा मुशायरे पढ़ने। और इसमें देखो मैं साउंड भी अपने किस तरीके से लेकर आया। जैसे ये वो चीज़ है जो मैं करने के लिए एलएफजी बना था, ना कि रैप करना सीख लूँ सीधे मौत जैसा, बेला जैसा, और फिर उन्हीं की जैसी। जैसे कितने रैपर्स हैं जिनको मैं सुनता हूँ एंड आई एम लाइक ये कौन है, या ये तो उसके जैसा है। जैसे गलत पहचान लिया, सही नहीं पहचाना। तूने छाँव से निकाली हुई है धूप, तेरा देख सके दुनिया असली रूप, तुझ में जहर जो भरा हुआ है थूक, तो इस माइक पे सारे गामा पाकी माँ की चूत। लन खड़ा हुआ है खराब देखता हूँ, कोई गंड मरा बोले तो शराब देखता हूँ। वो एक जावेद अख्तर गालियाँ हराम देखते हैं और मैं गालियों में टूटे हुए ख्वाब देखता हूँ। डूब जाता हूँ खुद में तालाब देखता हूँ, मेरे आँख में न लगे पीकर आप देखता हूँ। राख बन गया उजलती आग देखता हूँ, लफ्जी क्या करते हो पेशे से मैं ख्वाब देखता हूँ। रात में जब सोता हूँ तो नींद मौत साथ रे, मैं लिफ्जी हूँ रैप का हूँ जीन पॉल साथ रे। समझ ही नहीं आता है क्या लिख रहा हूँ, भोसड़ी के चौथा क्यों लगा रहा है जब 3 कॉल काट रहे। सड़े हुए फल मिले हैं पक के मुझे, मेरी जिंदगी ने छोड़ दिया फक्कर के मुझे। ढक्कर रखा हुआ एक ढक्कर ने मुझे, लिफ्जी बैठे बैठे मज़े आ रहे चक्कर के मुझे। लाश को बहाना खुद की मरघट पे मुझे, मेरी ही माँ की गाली बक रहे हैं परकट के मुझे। एक खुशी पे मिले गम 5500 मुझे, खुदा को चूतिया बनाने का शौक बचपन से मुझे। देख लिया दुनिया इसमें भरे हैं कम ज़र्फ, घुटता है दम इसमें रहकर मरे हैं हर वक्त। कटाऊँ ज़माने से ये करे संपर्क, आप मेरा एक गाना बताओ जिसमें करे तम पर। आखिरी चराग कुल का खानदानी नहीं, मुझ पे थूकते हैं पापा पर मैं पानदानी नहीं। मेरी बात बिना सुने पूरी काट डाली गई, मेरा ईगो है फ्रजाइल बरती सावधानी नहीं। हेल जिससे बोले तेरी साउंडदारी नहीं, मैंने गमों की नुमाइश की दुकानदारी नहीं। फूकता हूँ जैसे अपनी जान प्यारी नहीं है मुझे, मेरे ही बारे में कोई जानकारी नहीं। मूंगफली छिलके मैं बादाम के बैठा, बीज लेके नीम के बागाम के बैठा। बोंग दे के बॉस जैसे काम पे बैठा है, लफ्जी नशा करने दुश्मन खुद को मान के बैठा। पालना है पोसना नहीं जंकी बनाना है, इनने स्कूल क्यों भेजा है बच्चा मंकी बनाना है। मिलने आना व्यथा अपने मन की बताना है, अपनी आंख बनकर पेंटिंग है जंग की बनाना है। फेफड़ों से पिगमेंट काले रंग की बनाना है, उसे प्यार नहीं मिला है उससे लड़की भगाना है। आंखों को क्यों फोड़ लिया आंधी बनानी है, बोला ऑटोबायोग्राफी एसेसन की बनाना है। बस इसी की शानो शौकत बस इसी का गम, जिंदगी भर पालते क्या हर किसी का गम। इस दुनिया में फिर कोई सुसाइड ही नहीं करता, अगर बहल जाता हर किसी से हर किसी का गम। बांस की नज़रों से खुद को साफ देखता हूँ, अब मैं खुद का पतन होते हुए साफ देखता हूँ। बात करने का तरीका बात से पहले आता है, खत पढ़ने से पहले मैं लिहाफ देखता हूँ। आओ देखता हूँ और न ताओ देखता हूँ, जब भी आईने में मैं सीने के घाव देखता हूँ। जमे पानी में मैं कूद के बहाव देखता हूँ, अपना रेखता से पाकी जा रे झाव देखता हूँ। घर में होता देखा है जो झगड़ा बनाना है, केवल गाना नहीं बनाना गाना तगड़ा बनाना है। एक भी प्रोड्यूसर मेरा विजन ही नहीं समझा, मैंने रेशम के कीड़ों से कहा कपड़ा बनाना है। मेरे मुंह में चाय छानू मेरे कप का पता ना है, गमों का पता है मेरे रब का पता ना है। लफ्जी देव की माँ गोड़ी मुझे कब से बनानी है, बता कोलकाता जाने का प्लान कब का बनाना है। लन खड़ा हुआ है खराब देखता हूँ, कोई गंड मरा बोले तो शराब देखता हूँ। वो एक जावेद अख्तर गालियाँ हराम देखते हैं और मैं गालियों में टूटे हुए ख्वाब देखता हूँ। डूब जाता हूँ खुद में तालाब देखता हूँ, मेरे आँख में न लगे पीकर आप देखता हूँ। साला राग बन गया हूँ जलती आग देखता हूँ, लफ्जी क्या करते हो पेशे से मैं ख्वाब देखता हूँ। इस गाने का नाम भी ख्वाब है। ये मेरे अपकमिंग एल्बम में आ रहा है। बीट वगैरह चेंज है, स्पिट का तरीका डिलीवरी वगैरह अलग है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ न्यू एक्सपीरियंस। बट मैंने ये करके भी बताया। अब ये देखो मैंने इसको शायरी की तरह भी पढ़ा, मैं इसे अब अगर पढ़ूंगा तो एक एक और फिनिश आ जाएगा कि तूने छाँव से निकाली हुई है धूप, तेरा देख सके दुनिया असली रूप, तुझ में जहर जो भरा हुआ है थूक, तो इस माइक पे सारे गा मपा की माँ की छूत।
लन खड़ा हुआ है खराब देखता हूँ, कोई गंड मरा बोले तो शराब देखता हूँ, वो एक जावेद अख्तर गालियाँ हराम देखते हैं और मैं गालियों में टूटे हुए ख्वाब देखता हूँ। डूब जाता हूँ खुद में बहाव देखता हूँ, मेरे आंख में न लगे पीकर आप देखता हूँ, साला राग बन गया हूँ जलती आग देखता हूँ, लफ्जी क्या करते हो पेशे से मैं ख्वाब देखता हूँ। रात में जब सोता हूँ तो नींद मौत साथ रे, मैं एलिफ जी हूँ रैप का हूँ जीन पॉल साथ रे। समझ नहीं आता है क्या मैं लिख रहा हूँ, अब भोसड़ी के चौथा क्यों लगा रहा है जब 3 कॉल काट रहे। और इस तरीके से देख रहे हो ये चीज़ चलती जाएगी। दिस इज द फ्लो दैट आई टॉक अबाउट। लाश को बहाना खुद की मरघट पे मुझे, मेरी ही माँ की गाली बक रहे हैं परगट के मुझे। एक खुशी पे मिले गम 5500 मुझे, खुदा को चूतिया बनाने का शौक बचपन से मुझे। दिस इज समथिंग जो पहली बार शायरी की वो मोनोटोनी तोड़ रहा है। और वो शायरी भी है। जैसे आई गेट अ पॉइंट जब आदमी कोई बोलेगा कि ये बहर में नहीं है या ये कुछ ऐसा और वैसा जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ यस, दिस इज द एग्जैक्ट गैप आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद इसी वजह से मैं ना इधर का हूँ ना इधर का हूँ। कुछ चीज़ें और बदल लूँ तो मैं और कूल साउंड कर जाऊँगा, मैं और रैपरों जैसा साउंड करने लग जाऊँगा। कुछ चीज़ें और हटा दूँ तो मैं और शायरों जैसा साउंड करने लग जाऊँगा। अब अगर मैं अपनी ऑथेंटिसिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ तो मैं इधर भी फिट हो सकता हूँ और इधर भी फिट हो सकता हूँ। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं एक शायर हूँ जो सोच सकता है और एक रैपर हूँ जो फिट होने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि रैपर्स तो फिर भी सोच रहे हैं। जैसे हमें भले उनके वो बार्स में या उनके लिरिसिज्म में वो बात नहीं लग रही, पर कम से कम वो खुद की बातें कर रहे हैं। शायर खुद की बात नहीं कर रहा, शायर हमेशा ये सोच रहा है मैं कुछ अलग लिख दूँ, कुछ ऐसा गहरा लिख दूँ, कुछ ऐसा, जैसे उसका हमेशा एंड गोल क्लियर है। और इसी वजह से उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं जो उसका एक्यूमेन है, जो उसमें दिमाग है। जैसे नो डाउट शायरों में दिमाग बहुत ज़्यादा है, पर वो हमेशा सही तरीके से बंधने में लगाते हैं उसे, उन बंधनों को तोड़ने में नहीं लगाते। अभी भी वो ये नहीं समझ रहे कि अब उनके अंदर वो बात आ गई है, अब ये तख्ती के बारे में नहीं होना चाहिए, अब ये रदीफ काफ़ियों के बारे में नहीं होना चाहिए। बट उसे ही यूँ ले लिया जाएगा कि ये कोई शायरी है। जैसे ओपन माइक वाले ये कर रहे हैं, पर दे डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, वो डेप्थ नहीं है उनकी बातों में। जैसे एक शायर, मैंने इंदौर के ऐसे ऐसे शायरों के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हुई हैं, जैसे ऐसे ऐसे काम हैं उन लोगों के पास और उन्हें कोई जानता नहीं है। पर मैं उसके पीछे रीज़न क्या है तो ये वही चीज़ है ना, जानते हैं हज़ारों लोगों को तो अब हर किसी को तो नहीं जान सकते। पर रैप में तो एक व्यक्ति कल एक गाना डाल रहा है और परसों पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। मोनेटाइजेशन क्लियर है इस चीज़ का। जैसे वो तो मैं मोनेटाइज नहीं करना चाह रहा, बिकॉज मैं तो ये विधा बनाने में, मैंने बोला नहीं था कि जो बुनियाद बना रहा है वो तो बुनियाद बनाते बनाते मर जाएगा। पर शायरी नहीं मोनेटाइज हो सकती उस तरीके से जिस तरीके से रैप मोनेटाइज हो रहा है। शायरी कंज्यूम ही नहीं हो पा रही उस तरीके से जैसे रैप कंज्यूम हो रहा है। एक गाना आदमी लूप पे सुन रहा है, बेंचो 10 बार सुन रहा है। तुम्हारी शायरी 25-25 मिनट के वीडियोस कोई नहीं सुन रहा 10 बार एक के बाद एक के बाद एक। पर 3 मिनट का एक गाना आदमी 300 बार भी सुनता है। मैंने सुने हज़ारों गाने हज़ारों बार। और वो एक एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं। जैसे कभी भी शेर वो 10वीं बार महसूस नहीं कराएगा जो पहली बार करा रहा था, पर वो गाना करा देता है। देर आर सर्टन लिमिटेशंस ऑफ शायरी जो आदमी समझ नहीं रहा। देर आर सर्टन एक्सट्रीम्स ऑफ रैप जो किसी आर्ट में वो लिवरेज नहीं है। आज नहीं समझ रहा आदमी, रैपर रैपर की तरह रैप कर रहा है क्योंकि उसे वाइब आ रही है, शायर हेट कर रहा है। पर कोई इसे ऐसे नहीं देख रहा कि दुनिया का सबसे पावरफुल मीडियम है अपनी बात कहने के लिए। आप क्या इमोशंस को बयान कर सकते हो, आप बीट्स के साथ क्या खेल सकते हो, आपको बस इसकी पॉकेट समझना है। और शायर इससे कब तक भागेगा। अगर तुम हवा में कह सकते हो तो इन्हीं बातों को तुम बीट की पॉकेट में भी एक दिन फिट कर लोगे। एंड बिलीव मी, वो जो म्यूज़िकलिटी है वो तुम्हारी साउंड, तुम्हारे इमोशंस को इतना एलिवेट कर देगी। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं शायरों से कहना चाहता हूँ, जो मैं लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाकर कहना चाहता हूँ। ये पूरा पॉडकास्ट एक तरीके से या तो यूँ देख लो कि ये वो बातें हैं जो मैं करना चाहता था, या यूँ देख लो कि मैं ये वो बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ जाके। जैसे हर शायर से मेरा यही कहना है कि अगर ये शेर आपका नहीं होता तो क्या ये शेर आपको पसंद होता, अगर ये गज़ल आपकी नहीं होती तो क्या आपको ये पसंद आती। आपको शायरी पसंद है इसलिए आप भी शायरी कर रहे हो, या आपको आपकी भी शायरी पसंद आ रही है। मैंने 5 साल ये काम किया,
कोई वैलिडेशन नहीं मिला, कोई पैसा नहीं आया, पर मैं ये काम छोड़ नहीं पाया क्योंकि मुझे मज़ा आ जाता है सुन के। ये नहीं कह रहा सबको आएगा, ये नहीं कह रहा कि ये ऑब्जेक्टिवली बहुत अच्छा है पर कह नहीं रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पर ये सब्जेक्टिवली मुझे वो दे जाता है जिसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं अक्सर देखता था कि जो शायर हैं ये इतनी गर्दिश में कैसे रह लेते हैं, ऐसी गुर्बत में, ऐसी मुफलिसी में अपना जीवन कैसे जी लेते हैं ये लोग। पर फिर मुझे कहीं ना कहीं समझ में आता है, एक तो ये सब करने के दौरान फ़कीर हो लिए, अब इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं लिटरली एक बहुत बड़े शायर को, मतलब जब मैं मुशायरा पढ़वा रहा था तो फटे हुए जूते हैं मैन, जो शादी वाले कपड़े, वो 1300 रुपये के जूली टेलर वाले सूट है। मैं यूँ सोच रहा हूँ कि यार क्या है ये, और फिर मुझे समझ में आया लो बहन चोद हम भी वही हो गए बहन। फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कपड़े कहाँ हैं क्या नहीं, जब पजामे में बैठे हैं कैसे बैठे हुए हैं। पर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू क्रिएट। बट अब हमें कुछ ऐसा क्रिएट करने की ज़रूरत है जो आज तक कभी क्रिएट नहीं हुआ। हम सब किसको वैलिडेट करने में लगे हैं, हम सब किसको ये प्रूव करने में लगे हैं कि हम एक अच्छे शायर या एक अच्छे रैपर हैं। हम अपनी चीज़ों के साथ जो मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। शायर अभी भी बीट के ऊपर क्यों नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहा, रैपर अभी भी बोल क्यों नहीं रहा है बीट के ऊपर। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं। तुम्हारा काम कितना अच्छा है मैं जज तो कर ही नहीं रहा बहनचोद, मैं सिर्फ ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया है। ये बातें मेरे दिमाग में आई तो आई क्रिएटेड एलर्जी की दुनिया। आई एम नॉट हेयर कमेंटिंग ऑन अदर पीपल्स आर्ट, दैट्स नॉट माई जॉब। मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरे ऐसे थॉट्स थे, दिस इज़ वॉट आई क्रिएटेड। अगर आप इन बातों को कभी सोचते हैं तो आप मुझसे रेजोनेट करेंगे, हो सकता है आपको मेरी आर्ट पसंद आए। वरना व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ डिफाइन माई ब्रांड, डिफाइन कि मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, व्हाट आई एग्जैक्टली मीन। मैंने किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, मैंने किसी के जैसा साउंड करने की कोशिश नहीं की। तो इसे सुनते साथ ही रिजेक्ट करने की जगह ये समझो कि कोई भी टेस्ट एक्वायर होते होते होता है। तुम्हें जस्ट ये मेक श्योर करना है कि दिस इज़ वर्थ योर टाइम। और मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम मैंने 5 साल किया है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे बहुत डेप्थ है। एक ऐसी दुनिया है जिसके पीछे परत खुलती जाएगी, और जितना तुम लोग इंगेज करोगे मुझसे उतना ही मैं ये काम को क्रिएट कर पाऊँगा या क्रिएट करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इन बातों को मंच पर आकर रख सकूँ, मैंने क्या किया है मैंने क्या नहीं किया ये मैं बता सकूँ। धीरे धीरे मैं यहाँ पर भी स्टार्ट करूँगा बताना कि अगर वो मंच मुझे ना मिले या मैं अपनी खुद की एक कम्युनिटी बिल्ड कर लूँ तो शायद वो सब भी करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। पर मुझे बहुत सारी ऐसी बातें करनी हैं जो बातें साली होना ही बंद हो गई। हम लोग भूल ही गए हम क्या करने आए थे यार। हमने शायरी की तो हमने शायद इसलिए की ना, हमें किसी ना किसी का कोई ना कोई शेर, कोई गज़ल, कोई बात ऐसी लगी होगी कि हमें लगा कि हम भी करेंगे। हम भी अंदर से वैसे दुखी होंगे, टूटे होंगे। तो क्या इतना ही टूटापन है दुनिया में जितना गानों में दिखता है, जितना शायरी में दिखता है। जैसे तुम्हारा दिल टूट रहा है तो वो तुम्हारा दिल क्यों नहीं लग रहा, वो एक टूटा हुआ दिल क्यों लग रहा है। मैंने जब रैप में स्पिट किया कुछ गानों में, मैंने कुछ रोकर कुछ बात कही तो आदमी बोलता है ऐसे थोड़ी साउंड करते हैं। मैंने नहीं ब्रो, तुम लोगों को रोना थोड़ी आता है। मैंने एक से एक दुखी गाने सुन लिए रैप में। दुख हो रहा है कोई बहनचोद, ऐसे होते हैं दुखी। शायरों से सीखो दुखी होना बहनचोद, होते ही नहीं ढंग से दुखी, दूसरों जैसा दुखी होने में लगे हम लोग। क्या जॉन एलिया जैसा कोई टूटा ही नहीं होगा कि हम नकली होने में लगे रहे तो हम दिखाई नहीं पाए दुनिया को। क्या मुनीर नियाजी जैसा दुखी आदमी कोई नहीं था, और थे तो कहाँ थे, कहाँ रह गए ये लोग। और चलो थे नहीं थे क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। आज कहाँ हैं इंडिया के वो शायर जो दुखी हैं। क्यों नहीं है तुम्हारे 10 शेर फेमस, और फेमस से मतलब मेरा समझो इतने अलग कि अपने आप हो जाएं। जैसे मैं क्या ज्ञान दूंगा लंड, मेरे को मेरे गाने तो कोई खुद नहीं सुन रहा।
मैं तो पहली बार आऊँगा, पर मैं बोल तो रहा हूँ, मैं वो बातें करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में आती हैं। तुम अगर वैलिडेशन चाह रहे हो तो कितनी मिल गई, और वैलिडेशन से क्या तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाह रहे थे? और अगर नहीं तो फिर अभी भी वैलिडेशन क्यों चाह रहे हो? कुछ ऐसा क्यों नहीं क्रिएट कर रहे जो आज तक कभी नहीं हुआ? ये वो बातें हैं जो मैंने खुद से की, तो मैंने एलवीजी की दुनिया बनाई। ये वो बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ, तो ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ, क्योंकि यही तो है, वरना क्या है? वॉट इज़ आर्ट ऑल अबाउट? क्रिएटिंग अगेन एंड अगेन वॉट हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, बट इन अ बेटर वे। क्या हम रेप्लिकेट करते जाएंगे और क्वालिटी को डिग्रेड करते रहेंगे? आज जब एक शायर ख़त की बात करता है तो मैं बोलता हूँ या तो देख तेरे से रेलेवेंट है तो बहुत ही बढ़िया, या तो चूतिया है। जैसे हाँ हम भी करते हैं, मेटाफोरिकली समझ में आती है, पर कहाँ अटके हमारे मोबाइल फ़ोन्स कहाँ हैं? शायरी में मैंने जिद्दत वर्ड से ज़्यादा कोई बात होते हुए नहीं देखी, और जिद्दत सबसे कम मैंने शायरी में ही देखी है। और मैं टॉप की बात नहीं कर रहा, मैं खुद तो बोल रहा हूँ, मैं तो खुद फ़ैन हूँ, मैं तो खुद सुनता हूँ और सुनाता हूँ। मैं एज एन इंडस्ट्री सबको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो लड़के जो नया काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बहन चोद गांड फाड़े हैं, मैं भी एक्सप्लोर करूँगा, बताऊँगा भी। नो हेट कमेंट्स ब्रो। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई ट्राई टू बी वन ऑफ देम, ताकि मैं ये सारी बातें बोल सकूँ कि नहीं मेरा काम सुनो, मेरा काम अब ख़त्म होता है धीरे धीरे और आपका काम शुरू होता है गाइस। मेरे जैसा कोई बनने का इसलिए तो नहीं सोचता, क्योंकि पता है ये काम सुना ही नहीं जाएगा, समझा ही नहीं जाएगा। पर क्या हम इस चीज़ को बदल सकते हैं? मुझे लगा हम बदल सकते हैं, शायद इसलिए एलएफजी की दुनिया आज है। मैं अपना पहला प्रोजेक्ट रिलीज़ करने जा रहा हूँ। एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना था। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितनी बातें की हैं उसमें वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो गया है। अगर लगेगा एक दो बातें और हैं तो अगला एपिसोड बना दूंगा। बट आइडिया इज़ वेरी सिंपल। क्या क्रिएट करते अगर कोई नहीं देखता तो? क्या लिखते अगर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई सुनता या नहीं सुनता? कौन से गाने तुम सुनते? कौन सी बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं? कौन सा तरीका तुम्हें पसंद आया? तुम कहाँ हो तुम्हारी आर्ट में? मैं जब ट्रेनिंग देता था तो मैं ये एक एग्ज़ाम्पल देता था कि अगर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बतानी है तो मेरी ज़रूरत क्यों है? फिर तो गूगल बता देगा। क्या शायरों को कभी एआई रिप्लेस कर सकता है? और जो शेर एआई लिख देगा वो शायरों को महान लगेंगे? मुझे महान लगेंगे? आपको लगेंगे? कहाँ हैं वो इमोशंस, कहाँ हैं वो बातें जो एआई रिप्लिकेट ना कर सके? सबसे आसानी से रैप रेप्लिकेट हो जाता है, क्योंकि एआई को आता है वो बहुत आसान काम है। मुश्किल काम है तो अपना एक अंदाज़े बयान ढूंढा उसमें, अपनी एक साउंड बनाना, क्योंकि वो किसी मोहताज नहीं होती, वो किसी सेटअप की। और वही चीज़ मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। एक ऐसा साउंड जिसको अगर आपने 3 4 5 बार सुन लिया तो आप हज़ारों अलग अलग साउंड में बता दोगे ये मेरा साउंड है। अगर आपने मेरे लिरिक्स के पैटर्न समझ लिए, अगर आपने मेरे वोकैब्स 2 3 बार समझ लिए, अब आप हज़ारों लिरिक्स में बता दोगे ये मेरा काम है। अगर आपने मेरी शायरी करने का तरीका समझ लिया, मेरे कते समझ लिए, मेरी शायरी 2.0 समझ ली, आप कभी भी बता दोगे अरे ये तो लिफ्जी है। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कैसे काफ़का को अलग से बता सकता हूँ, मैं कैसे पशुआ को अलग से बता सकता हूँ, मैं कैसे कामुस को अलग से बता सकता हूँ, ये नीचे का थॉट है, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं कैसे बता सकता हूँ ये शेर जॉन एलिया का है? मैं हर किसी का शेर तो नहीं बता सकता। मैं कैसे बता सकता हूँ ये तला अंजुम है? मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये बैला है? मैं कैसे बता सकता हूँ कुछ बातें उन लोगों के बारे में जो तब मर गए जब मैं था ही नहीं? क्यों जब मैंने तला अंजुम को सुना तो मेरे सारे डॉट्स कनेक्ट होते चले गए? क्यों मुझे तला अंजुम ने तब प्रभावित कर दिया तो जॉन एलिया के बाद कोई शायर नहीं कर पाया? क्यों मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का दाव खेल लिया सिर्फ तला अंजुम और जॉन एलिया के आधार पर, कि मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता था पर ये नहीं, और मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता था पर ये नहीं। और फिर मैं क्या करना चाहता था मुझे ही नहीं पता चला, और मुझे 5 साल लग गए ये पता लगाने में। और अब फाइनली जब मुझे पता चल रहा है, मैं वो डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने आया हूँ। एंड
आई वॉन्ट टू से कि ये जो एल्बम मैं लेकर आया हूँ उसको सुनना, इसका कंसेप्ट समझना, दिस इज़ गोइंग टू बी मास्टर पीस इन टर्म्स ऑफ वॉट आई हैव क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा है नहीं है बताना, पर वही कह रहा हूँ कि मुझे वैसा फीडबैक नहीं चाहिए जैसे गाने में साउंड नहीं है, ये नहीं है। सब कर सकते हैं, करेंगे। हर गाना अपने आप में एक तरीके का गाना होता है, वैसा कोई और गाना नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें 99% चीज़ें जो होना चाहिए थी, हो सकती थी, वो नहीं थी। पर मुझे वो एक चीज़ देनी थी ना। मैं हर रात 4 गाने लिख रहा हूँ, तो 4 अलग अलग चीज़ें तो मैं कर ही रहा हूँ। और मैं महीने में अगर इतने सारे गाने लिख रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है हर गाने में हर चीज़ नहीं होगी। हर गाने में क्या नहीं है ये ढूंढने जाएंगे तो कोई भी ढूंढ लेगा। कमियां ढूंढना तो दुनिया का सबसे आसान काम है ना, इसलिए तो दुनिया कमीनों से भरी है। खूबसूरत लोग कितने हैं, खूबियाँ कितने लोग देख पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से कि मैंने अपनी मेहनत कर ली, मैंने अपना काम खुद ही खारिज कर दिया। मैंने वो हज़ारों काम दुनिया में लाए ही नहीं जो जो मुझे लगता था कि इसमें कमी है। अब मैं ये काम ला रहा हूँ, इसे सुनकर बताओ बजाय इसको जज करने के। अ बुक इज़ नॉट जज्ड बाय द कवर, यू नो। तो सिर्फ एक बार में मत सुनो उसको, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक चीज़ सुन ली या एक चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया, यही होता आया है। वरना ये कोशिश करूँगा, ये कोशिश भी कामयाब नहीं हुई तो ये भी छोड़ दूँगा, पर गाने बनाता रहूँगा क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द वैलिडेशन एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यू शुड लिसन टू मी।